इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं ललित को, जो कि एंटोनी से कहती है, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हारा हैंडकरशिप गंदा हो गया है, क्या मैं इसे धोकर बाद में वापस कर दूं? एंटोनी कहता है, ठीक है, तुम इसे बाद में मुझे वापस कर देना। ललित एलिना की ओर देखती है और उससे कहती है, बहन, क्या तुम्हें एक खबर सुनकर दुख नहीं हुआ? एलिना ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है, ओ शेट, मैं तो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लाना ही भूल गई। एलिना अपने आंखों को मसलने लगती है और कहती है, मैं थोड़ा शॉक हो गई थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर अपने मन में सोचती है, लालत है, मेरे आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरे। ललित एलिना के हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मुझे मालूम है कि तुम ग्रैंडफादर को नहीं चाहती हो, लेकिन वो सिर्फ मेरे पक्ष में नहीं बातें करते थे, वे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए और तुम्हारे हक के लिए वो लड़ते रहते हैं। एलिना ये सब सुनकर काफी ही चौंक जाती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ग्रैंडफादर से नफरत नहीं करती थी। ललित कहती है, पिछले साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम जिद कर रही थी कि तुम्हें एक मोतियों के ब्रेसलेट चाहिए था, लेकिन ग्रैंडफादर ने वे तुम्हें गिफ्ट नहीं किए थे, इसलिए तुम उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और शायद यही कारण था कि तुमने उन्हें देखने के लिए भी नहीं आई जब वे बीमार थे। एंटोनी भी ये सब सुन रहा था और वे सुनकर काफी ही ज्यादा नाराज हो जाता है एलिना से। एलिना तुरंत ललित के हाथों से अपने हाथ छुड़ाती है और कहती है, ललित, तुम क्यों उल्टे सीधे बातें बनाने लगी हो? बेवकूफों जैसे तुम बातें मत किया करो। ललित कहती है, मुझे माफ करना अगर मेरे शब्दों से तुम्हें दुख हुआ तो। अगर तुम सोचती हो मेरी बातें बेवकूफों जैसी है तो मुझे बेवकूफ ही रहने दो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम ग्रैंडफादर से इतना भी नफरत अब मत किया करो, वे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एलिना ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वे अपने मन में सोचने लगती है, ये लड़की तो मुझे जानबूझकर एंटोनी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, खून के बदले खून, क्या ये सोचती है मैं इसे इतने आसानी से जाने दूंगी? एलिना कहती है, तुम्हारे बारे में एक गंदा रूमर फैला हुआ है जब से तुम पैलेस से हो करके आई हो, क्या तुम जानती हो इसके बारे में? इतने में एंटोनी कहता है, लेडी एलिना, अब बस करें, बिना कोई ठोस सबूत के आप ये सब नहीं फैला सकते हैं, वो भी पैलेस के, वो भी मेरे घर में। एलिना गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या? कुछ देर पहले तो आप ही कह रहे थे कि मुझे ललित से डायरेक्ट जाके इस बारे में बात करना है और अब मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। एंटोनी कहता है, नहीं, मैं ये सब रूमर में विश्वास नहीं करता, तो क्या प्लीज आप ये रूमर फैलाना बंद करेंगे? एलिना चौंक जाती है और कहती है, रूमर्स? तभी एंटोनी कहता है, हाँ, एक छोटा मोटा रूमर है, आप इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ललित कहती है, ठीक है, और वे अपने मन में सोचने लगती है, क्या एंटोनी पहले से ही इतना अच्छा था? और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। एलिना काफी गुस्सा हो जाती है और अपने मन में सोचती है, इस ललित में ऐसा क्या है जो सबको इसे बहुत चाहते हैं, मैं इतने आसानी से इसे नहीं जाने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंकल विलियम्स को, जो कि एलिना से कह रहे थे, मैं तुमसे कितने बार कहूँ ललित से पब्लिक में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत उतरना, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? एलिना कहती है, फादर, इस बार मैं नहीं थी, वो तो एलिना थी जो मुझे बार बार उकसा रही थी उससे झगड़ने के लिए। विलियम कहता है, तो ठीक है, तुम उससे फ्यूचर में भी किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ोगे और तुम फर्स्ट प्रिंस के क्लोज नहीं जाओगे, तुम केवल फोकस करोगे एंटोनी के ऊपर। ललित कहती है, एंटोनी के साथ अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ललित ने ग्रैंडफादर के डेथ उसके सामने लेकर आई और वे मुझे एंटोनी के नजरों में बहुत ही गिरा दी। ललित मुझे एंटोनी के सामने बहुत ही कठोर ग्रैंड डॉटर साबित कर दी। विलियम कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, तुम बस अपने आप को तैयार कर लो। और एक बात
याद रखो। बैलेस चाहते हैं उनके डॉटर इन लॉ एक समझदार और आज्ञाकारी हो। एलिना कहती है ठीक है। विलियम एक अजीब सा स्माइल लाता है और कहता है चलो अच्छा ही हुआ, हमें उस ओल्ड मैन से छुटकारा मिल गया। बस एक बार जागीर हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद हम निकोला फैमिली को आराम से डील कर सकते हैं और फिर मार्कस ए टाइटल हमें मिल जाएगा। उसके बाद तो वैलेस हाउस हमारे सामने घुटनों पर आ जाएगा। येलिना भी उसी तरह एक क्रीपी स्माइल देती है और कहती है चिंता ना करें फादर, मैं आपको इस बार डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक चैरियट को जिसमें से मैथ्यू निकलता है। आगे हम देखते हैं मेला स्वेटर बना रही थी और ललित किताब पढ़ रही थी। तभी ललित मैथ्यू को देखती है और कहती है पिताजी आप यहाँ। मैथ्यू थोड़ा चिंता में था और कहता है ललित मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे और प्रिंस फर्स्ट के बीच में कुछ चल रहा है क्या? जब तुम पैलेस में गई थी टी पार्टी में। येलिना चौंक जाती है और कहती है क्या अफेयर, वो भी फर्स्ट प्रिंस के साथ? आगे वे अपने मन में सोचती है लगता है येलिना इसी बारे में बात कर रही थी। इसी पे एंटोनी ने कहा था कि ऐसा रूमर ना फैलाएं जिसका कोई बुनियाद ना हो, तो येलिना मेरे बारे में ही बात कर रही थी। इतने में मेला पूछती है क्या अफेयर, आप क्या कह रहे हैं? कुछ सोच समझकर बोलिए। मैथ्यू कहता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में बस इसी रूमर के बारे में बातें किया जा रहा है। अब बातें हाथों से निकलने लगी है, अब मुझे पापा से हेल्प लेना ही पड़ेगा। इतने में मैथ्यू उसके पास बैठता है और पूछता है ललित तुम कुछ कहना चाहती हो? ललित कहती है पिताजी मैं जो कुछ भी कहूँगी क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे बिना कोई सवाल किए? मैथ्यू कहता है तुम क्या कह रही हो, मैं तुम पर जरूर विश्वास करूंगा जो कुछ भी तुम कहोगी। ललित कहती है सच्चाई तो ये है मैं उस दिन किसी से जरूर मिली थी, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंस नहीं थे, वो थे थर्ड प्रिंस। मैथ्यू शॉक हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रही हो? ललित अपने मॉम की ओर देखती है और कहती है यही सही समय है पिताजी को सब चीज सच बताने का। समय आ गया है पिताजी को सब चीज सच सच बता देने का। मेला एक गहरी सांस लेती है और कहती है हाँ शायद आ चुका है। मेला मैथ्यू का हाथ पकड़ती है और उसे उठाकर कहती है मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये कहते हुए एक दरवाजा खोलती है। मैथ्यू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है फादर इन लॉ ये यहाँ कैसे आ गए? मेला कहती है इन्हें पॉइजन दिया गया था और इनके लाइफ डेंजर में था। अगर ललित प्रिंस थर्ड से नहीं मिलती और उनसे एंटीडोट नहीं लेकर आती तो शायद ये अभी तक मर चुके होते। मैथ्यू हैरान हो जाता है और पूछता है जहर दिया गया है? ललित कहती है सिर्फ ग्रैंडफादर को नहीं, मॉम को भी सेम पॉइजन दिया गया था। मैथ्यू ये सुनकर शॉक हो जाता है और मेला से पूछता है क्या ये सच है? कौन था वो नीच जो ऐसे हरकत करने की जरूरत की है? ललित कहती है फादर मैं आपको सब चीज समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट था। मैथ्यू पूछता है बताओ वो क्या है? क्या आप ग्रैंडफादर के डेथ अनाउंस कर सकते हैं और उनके फ्यूनरल आप कर सकते हो? ये सब करने से ही हमें एक सॉलिड एविडेंस मिलेगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वैलेस हाउस जहाँ पर आर्थर था। विलियम्स कहता है अब तो वह बुढ़ा मर गया है, अब समय आ चुका है मेरे बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ से भिड़ने का। आर्थर कहता है विलियम्स से तुम ही इस दुनिया में एक लौता इंसान हो जो अपने फैमिली को नष्ट कर देना चाहता है। विलियम कहता है वो बुढ़ा तो सिर्फ मेरे बहन के पक्ष में ही कहता था, एक ऐसा पिता हुआ इसे तुम फैमिली कहते हो? आखिर में ये फैमिली बिजनेस तो मुझे ही मिलना था, मैं तो बस उस टाइम को थोड़ा स्पीड कर दिया और कुछ नहीं। ऑथर हंसते हुए कहता है
इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विलियम हंसते हुए कहता है, तुम मेरे झूठे तारीफ करना बंद करो। फाइनल आउटकम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम कब स्टार्ट करने वाले हो तुम्हारे हिस्से के काम। आर्थर कहता है, थोड़ा रुको, सही वक्त पे इंतजार करो। हमें थोड़ा केयरफुल रहकर एक काम करना होगा। अगर हमें मार्कस को नीचे गिराना है बिना हमारे ऊपर शक आए तो फिर हमें तो वेट करना ही होगा। विलियम कहता है, ठीक है, तुमने सुना वे रूमर जो कि ललित और फर्स्ट प्रिंस के बारे में है। आगे वो कहता है, इस रूमर के कारण एंथोनी को कुछ हो जाए इससे पहले हम क्यों ना येलिना को एंथोनी के साथ एंगेजमेंट कर दे। ऑथर कहता है, हाँ मैंने भी वह रूमर सुना, लेकिन इसके चलते अगर हम लंबे समय से हुए एंगेजमेंट को तोड़ दें तो फिर ये बैलेस फैमिली के लिए भी एक शर्मिंदा की विषय हो जाएगा। हुए कहता है, अगर ये रूमर ना रह के रियलिटी हो जाए तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है, तो तुम बस रिलैक्स हो जाओ और खेल का तमाशा देखो। ऑथर हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है और तुम एलिना और एंटोनी के मैरिज के बारे में कोई फिक्र मत करो, वो सब देख लिया जाएगा जब हम इस काम से निपट जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्कस पैलेस को। उस महल में एक आवाज गूंजता है, ये कैसे हो सकता है। विलियम कहता है, हमें अपने पिताजी का फ्यूनरल जल्द से जल्द कर देना चाहिए। विलियम के सड़ा हुआ मुंह लेकर कहता है, यहाँ पर बहन तो है, लेकिन बोर्निडो फैमिली के एल्डर सन होने के नाते मैं इस फ्यूनरल का पूरा चार्ज लेता हूँ। तभी मेला कहती है, मैं इस फैमिली का एल्डर हूँ, इसलिए तुम ये मेरे पर छोड़ दो, मैं इस फ्यूनरल का पूरा अरेंजमेंट कर दूंगी, तुम इसके लिए कोई भी फिक्र मत करो। अगर तुम ये अरेंजमेंट नहीं भी करोगे तो भी पिताजी तुम्हारे फीलिंग को समझ जाएंगे। विलियम जोश में खड़ा हो जाता है और कहता है, जब पिताजी मरे थे तब भी मैं उनके पास नहीं था, तो प्लीज आप मुझे ही ये फ्यूनरल का अरेंजमेंट करने के लिए दें और मुझे पिताजी के लास्ट जर्नी में शामिल होने का मौका भी दें। मैथ्यू कहता है, प्लीज आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए, मैं ये सब देख लूंगा, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं और किसी भी चीज के लिए चिंता ना करें। मैथ्यू के मुंह से ये सब सुनकर विलियम कहता है, तो ठीक है, और वे अपने मन में सोचने लगता है, सब चीज मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। विलियम्स कहता है, तो फिर आप पिताजी के चीजों को कब छोड़ने की योजना बना रहे हैं। मुझे चिंता है कि घर खाली होने के कारण चोरों ने इसे निशाना बनाया होगा। मेला कहती है, तुम इसके बारे में चिंता ना करो, मेरे बटलर ये सब संभाल लेंगे। पहले हम फ्यूनरल करेंगे, उसके बाद पिताजी के जितने सामान है उसे बंटवारे के बारे में सोचेंगे। मैं कहता है, तो फिर ठीक है। मैं इतने मन में सोचने लगता है, यहाँ सब चीज एकदम स्मूथली होने लगा है, अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं शेफ को, जो कि अपने हाथों में किसी खाने की चीज लेके आता है। तभी मेला कहती है, भाई जब तुम यहीं हो तो क्यों ना कुछ खा लो, उसके बाद जाओ। वे कहती है, ये एक ब्लूबेरी पाई है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। विलियम से देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, ब्लूबेरी पाई, ये तो मेरा फेवरेट डेजर्ट है बचपन से, क्या तुम इसे अभी तक याद रखी हो। मेला कहती है, हाँ, तुम तो मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारे पसंद और नापसंद को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब तुम छोटे थे तब तुम पेड़ पे चढ़ा करते थे ब्लूबेरीज के लिए। तुम जब उस पेड़ पर बैठकर खिलखिलाते थे और हंसते थे, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि किसी एंजल को मैं देख रही हूँ। विलियम्स कहता है, वो तो बचपन की बातें हैं, उसे बीते कई साल हो गए हैं और समय के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। ये शब्द सुनकर मेला को बहुत ही दुख होता है और वे अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, हाँ, लोग तो बदलते रहते हैं। तभी विलियम्स कहता है, ठीक है, अब बातें करना बंद करते हैं, मुझे अब ये डेजर्ट एंजॉय करने दो, इसका स्मेल तो काफी ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। वे एक ब्लूबेरी पाई का एक टुकड़ा लेता है और कहता है, इसके टॉपिंग में तुम क्या क्या डाली हो।
मेला थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें मैं थोड़ा पेस्ट्री ऐड की थी जो कि तुमने मुझे कुछ समय पहले दिए थे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। विलियम बस अपने पहले निवाला मुंह में डालने ही वाला था। जैसे ही वो ये सब सुना वे तुरंत रुक गया और हैरान होकर उसे देखने लगा और कहने लगा, पेस्ट्रीज जो मैंने आपको दी थी? वे अपने मन में सोचने लगा, बाल बाल बचा, इसमें तो पॉइजन था। मेला हंसते हुए कहती है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। ये पेस्ट्रीज और भी टेस्टी हो जाएगा इन ब्लूबेरी पाई के साथ, तो क्यों ना तुम इसे एक ट्राई दो। विलियम्स को कुछ पता नहीं चलता, वो हड़बड़ा के उसे नीचे रख देता है और कहता है, मेरे डॉक्टर ने कहे थे स्वीट फूड को अवॉइड करने के लिए, मैं इसे भूल गया था। मुझे अपने सेहत को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा, मुझे माफ करना। अब मुझे लगता है चलना चाहिए यहाँ से। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। ललित ये सब सीढ़ी से खड़ा होकर देख रही थी और वे कह रही थी, मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, अब तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ होंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ वे लोग अंकल विलियम को इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।